तो आज की ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पाठ संख्या 4 का अध्ययन करेंगे। पाठ संख्या 1 आपका कंप्लीट हो चुका है और 3 भी कंप्लीट हो चुका है। पाठ संख्या 2 के कुछ वीडियो हैं वो डाले हुए हैं, तो उनको आगे का जो रहा हुआ है वो बाद में करवाएंगे। इससे पहले हम पाठ संख्या 4 और पाठ संख्या 4 का आप नाम लिख लें। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है। प्रतिरक्षा क्या होती है और रक्त समूह है क्या होते हैं। प्रतिरक्षा का मतलब है कि हमारे शरीर में जो बाहर से सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाते हैं, रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं, उन रोगाणुओं को नष्ट किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हमारे शरीर में इस प्रकार की इन रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है, उस क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहा जाता है। और अब इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि प्रतिरक्षा हमारे शरीर के द्वारा जो किस प्रकार से उत्पन्न की जाती है, कौन सी हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं जो प्रतिरक्षा का काम करती हैं, किस प्रकार से जो शरीर में बाह्य रोगाणु प्रवेश करते हैं उन बाह्य रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। इनके प्रतिरक्षा की विधियां क्या क्या हैं, प्रतिरक्षा के प्रकार क्या क्या हैं, कौन सी कोशिकाओं को प्रतिरक्षी कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी कोशिका किस प्रकार के रोगाणुओं से लड़ती है, प्रतिरक्षी कोशिका है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, और इस प्रतिरक्षी के विपरीत जो कोशिकाएं बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, जिनको एंटीजन या प्रतिजन बोला जाता है, वो प्रतिजन क्या होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, कैसे हमारे शरीर में काम करती हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में हम रक्त समूह के बारे में अध्ययन करेंगे कि रक्त समूह क्या होता है, रक्त समूह का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। और पाठ संख्या 2 में जैसे हमने रक्त का संगठन पढ़ा था और उसमें रक्त समूह का निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे और रक्त समूह के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अलग अलग व्यक्तियों में कौन कौन से रक्त समूह पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। कौन सा व्यक्ति किसका रक्त ले सकता है, किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रतिरक्षियों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिरक्षी की जो कोशिका है उसकी संरचना का हम अध्ययन करेंगे। और जो रक्त समूह के साथ साथ ही हम देखेंगे RH कारक। RH कारक क्या होते हैं और RH कारकों का इस रक्त समूह में क्या योगदान होता है। RH कारक की वजह से मानव शरीर में होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनका निदान हम पढ़ेंगे। रक्त समूह की वंशागति का हम अध्ययन करेंगे और रक्त समूह के द्वारा जो वंशागति या आनुवंशिक या पैतृक जो विवाद हैं, उन विवादों का निपटारा किस प्रकार से किया जाता है, उस बात का भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये सब बातें हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पूरा पढ़ते समय विस्तार से आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इस पाठ के अंतर्गत हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। ये सब चीजें हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहले पाठ का नाम लिख लें, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है। और इसके बाद में सबसे पहले आप हेडिंग डालें प्रतिरक्षा कि प्रतिरक्षा किसे कहेंगे। प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा में लिखें शरीर की कोशिकाओं द्वारा, शरीर की
कोशिकाओं द्वारा रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, शरीर की कोशिकाओं द्वारा रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, अब कोशिकाओं के बारे में देखेंगे कि कौन सी कोशिकाएं हैं। जैसे बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, टी मारक कोशिकाएं हैं। तो ऐसी जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा किससे लड़ने की क्षमता? रोगाणुओं से। रोगाणुओं का मतलब बाहरी वातावरण से जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, उन रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उन कोशिकाओं के द्वारा बाहरी वातावरण से प्रवेश किए गए रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है हमारे शरीर की, उसी को मतलब क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो ये तो प्रतिरक्षा की परिभाषा है। नेक्स्ट हेडिंग डाले प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र में लिखें। प्रतिरक्षा तंत्र में लिखो, शरीर में रोगाणुओं से, शरीर में रोगाणुओं से लड़ने वाली, शरीर में रोगाणुओं से लड़ने वाली क्रियाओं से संबंधित तंत्र, शरीर में रोगाणुओं से लड़ने वाली क्रियाओं से संबंधित तंत्र तथा भाग लेने वाले अंग, संबंधित तंत्र तथा भाग लेने वाले अंग प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। तथा भाग लेने वाले अंग प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र की परिभाषा क्या हुई कि शरीर के अंदर रोगाणुओं से लड़ने वाली जो क्रियाएं हैं, कोशिकाएं हैं, वो है, और उनसे संबंधित जो भी अंग हैं कि कौन कौन सी कोशिकाएं, कौन कौन से अंग मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, और वो तंत्र बाहरी रोगाणुओं से क्या करता है? लड़ता है। इस सारे तंत्र को हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। उदाहरण लिख लो, प्रतिरक्षा तंत्र में कौन कौन से आते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से तंत्र हैं जो बाहरी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो उदाहरण में लिखिए, लसीका तंत्र। हमारे शरीर में एक तो है लसीका तंत्र, इसका देखेंगे हम। लसीका क्या है? एक अस्थि मज्जा है जो हड्डियों में भरा होता है, अस्थि मज्जा हड्डियों में पाया जाने वाला द्रव है। इसके बाद में एक लसीका पर्व है, ये लसीका की गांठें होती हैं। लसीका पर्व है, थाइमस है, लसीका पर्व है, थाइमस है, और यकृत है, रक्त है। यकृत, रक्त, ये ऐसे अंग हैं जो हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं। तो इनको मतलब क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, प्रतिरक्षा विज्ञान। आगे हम परिभाषा पढ़ेंगे। ये किसके उदाहरण हैं? प्रतिरक्षा तंत्र के। इसके एग्जाम्पल है ये प्रतिरक्षा तंत्र के। नेक्स्ट देखो, प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान में लिखें, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें
प्रतिरक्षा से संबंधित, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। बस क्या कहोगे उसको? प्रतिरक्षा विज्ञान। किसकी परिभाषा है ये? प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा क्या हुई कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किससे संबंधित है? शरीर से संबंधित प्रतिरक्षा का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नोट लगा के नीचे, नोट लगा के लिखिए, मानव शरीर का आसानी से रोगग्रस्त नहीं होना, मानव शरीर का आसानी से रोगग्रस्त नहीं होना शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही है। मानव शरीर का आसानी से रोगग्रस्त नहीं होना शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ही है। यानी हम आसानी से रोगग्रस्त नहीं होते हैं, चाहे जितने रोगाणु हमारे शरीर में बहुत अधिक संख्या में रोगाणु हमारे शरीर में रोजाना प्रवेश करते हैं, लेकिन हम रोजाना बीमार नहीं पड़ते हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे शरीर में इस प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है, इस प्रकार की प्रतिरक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं कि जैसे ही कोई बाहरी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है, वो उस बाहरी रोगाणु को क्या कर देती है? नष्ट कर देते हैं। इसलिए हम आसानी से बीमार नहीं पड़ते हैं, आसानी से रोगग्रस्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डालें, लाइन के बीच में लिखे, शरीर की प्रतिरक्षा विधियां। शरीर की प्रतिरक्षा विधियां। प्रतिरक्षा की विधियां कौन सी हैं? शरीर की प्रतिरक्षा विधियां, और यहां से दो लाइन निकाल लेंगे। यहां शरीर की प्रतिरक्षा की दो विधियां हैं। पहली विधि जो है वो जन्मजात या स्वाभाविक या प्राकृतिक पहली विधि है। इसको हम जन्मजात प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा की दो विधियां हैं, एक जन्मजात या स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रतिरक्षा है, और दूसरी है उपार्जित। दूसरी प्रतिरक्षा विधि का नाम है, इसको हम उपार्जित प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं, अनुकूली प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं, और इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं। तो शरीर की प्रतिरक्षा विधियां कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। शरीर की प्रतिरक्षा जो विधियां हैं वो दो प्रकार की हैं। दोनों प्रकारों में पहली जो विधि है, इस पहली विधि का नाम क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षा विधि, या इसको स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि भी कह सकते हैं, या इसको प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कह सकते हैं। और दूसरी विधि है, उसको हम उपार्जित या अनुकूलित, या उसको किसके नाम से जाना जा सकता है? विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के नाम से जाना जा सकता है। अब आप इसमें जो जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है, इसके हम कारकों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए एक या दो लाइन को निकाल लें। जो ये उपार्जित या अनुकूली प्रतिरक्षा विधि है, अनुकूली या उपार्जित, ये भी दो प्रकार की होती है, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। एक होती है
सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा विधि और एक होगी निष्क्रिय। एक तो सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा विधि होगी और एक कौन सी होगी इसमें निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा विधि होगी। तो ये भी दो प्रकार की होगी। अब हम जो जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा है, इस जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा में हेडिंग डाल लो ऐसे नीचे की, जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के कारक। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, प्रतिरक्षा की परिभाषा हमारे पीछे हो चुकी है, प्रतिरक्षा तंत्र की परिभाषा हो गई है, प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा हो गई है और प्रतिरक्षा तंत्र के उदाहरण जैसे लसिका है, लसिका पर्व है, अस्थि मज्जा है, रक्त है, यकृत है, ये मतलब सारे हमारे शरीर में किसका काम करते हैं, प्रतिरक्षा का काम करते हैं। बाहर से जो रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं उनसे लड़ने का काम करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। और इसके बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं, शरीर की प्रतिरक्षा विधियां कि कितने प्रकार से हमारा शरीर जो है वो बाहरी रोगाणुओं के प्रति हमारी रक्षा करता है। तो उसमें दो विधि है, एक तो क्या होती है जन्मजात या स्वाभाविक या प्राकृतिक। एक तो ऐसी प्रतिरक्षा होती है हमारे शरीर की जो जीव में जन्म के समय ही उत्पन्न होती है, उसको बाहर से मतलब उत्पन्न करवाने की आवश्यकता नहीं होती है, जीव में जन्म के समय ही वो मौजूद होती है। तो उसको तो हम जन्मजात या स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहेंगे। और एक ऐसी प्रतिरक्षा की ये विधि ऐसी विधि है जो जन्म के बाद में, जीव के जन्म के समय उत्पन्न नहीं होती है ये विधि। उसमें इस प्रकार की जीव के जन्म के बाद में जो विशेष प्रकार के रोगाणु प्रवेश करते हैं, तो उन रोगाणुओं को प्रवेश करने के बाद में उन रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसको मतलब उपार्जित या अनुकूलित प्रतिरक्षा या एक विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि के नाम से जाना जाता है। और जो ये विशिष्ट या अनुकूल या उपार्जित जो प्रतिरक्षा विधि है ये भी दो प्रकार की होती है, एक सक्रिय होती है और एक क्या होती है, निष्क्रिय होती है, जिनका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लें, जन्मजात या स्वाभाविक या प्राकृतिक। ये तीनों शब्द एक ही है। अब आप एक भी लिख सकते हो, केवल जन्मजात लिख लो, बाकी ऊपर समझना हो जन्मजात भी कह सकते हो, स्वाभाविक भी कह सकते हो और इसको प्राकृतिक भी कह सकते हो। तो जन्मजात प्रतिरक्षा विधि के कारक है, हेडिंग डाल लो, जन्मजात प्रतिरक्षा विधि के कारक। जन्मजात प्रतिरक्षा विधि के कारक कौन कौन से हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो जन्मजात प्रतिरक्षा विधि के कारक में इसमें तीन प्रकार के कारक हैं। हेडिंग लिखिए क्या, जन्मजात प्रतिरक्षा विधि के कारक, और यहीं से आप तीन लेख निकाल लो। तीन प्रकार के कारक हैं, एक तो भौतिक अवरोधक है, एक भौतिक अवरोधक है और एक रासायनिक अवरोधक है और एक कोशिकीय अवरोधक है। तीसरा जो कारक है उसमें लिखेंगे आप कोशिका अवरोधक। तो जो जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है, इस जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के कितने कारक हैं, तीन कारक। यानी बाहर से जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उनको रोकने के लिए हमारे इस शरीर में जन्म से ही तीन प्रकार के अवरोधक पाए जाते हैं।
एक तो भौतिक अवरोधक होते हैं, जैसे त्वचा है, ये भौतिक अवरोधक है। त्वचा जो है वो हमारी शरीर की भौतिक अवरोधक है, यानी वो बाहर से मतलब त्वचा के ऊपर वाले चर्म अगर नहीं होती तो रोगाणु हमारे शरीर में रक्त वगैरह में आसानी से क्या कर जाते, प्रवेश कर जाते। तो त्वचा है, नाक है, बाल है, इस प्रकार के जो मतलब ये अंग हैं वो किसका काम करेंगे, हमारे शरीर में भौतिक अवरोधक का काम करेंगे। और एक होते हैं रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधक ऐसे होते हैं कि हमारे शरीर में ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रोगाणुओं को प्रवेश करने के बाद में नष्ट कर देते हैं। जैसे कि हम पाठ संख्या 2 में भी हम पढ़ रहे थे कि हमारे शरीर में जो अमाशय होता है उस अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl अम्ल पाया जाता है, और बहुत ही त्वचा का क्षारक होता है, लेकिन अंदर श्लेष्मा की परत होती है जिससे शरीर को तो नुकसान पहुंचाता नहीं है। और बाहर से जो रोगाणु वगैरह हमारे भोजन के साथ जो प्रवेश कर जाते हैं हमारे शरीर में, उन रोगाणुओं को इनको क्या कर देता है, अमाशय में पहुंचते ही वो अम्ल है वो नष्ट कर देता है। ऐसे कई अंगों में और भी इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं जो बाहर से आने वाले रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कोशिका अवरोधक में कोशिकाएं होती हैं, जैसे बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं, भक्षकणु कोशिकाएं हैं। ऐसी कोशिकाएं होती हैं कि वो कोशिकाएं हमारे शरीर में इन रोगाणुओं से लड़ने के लिए एक सैनिक की भांति काम करती हैं, और वो कोशिकाएं जैसे ही कोई बाहर से रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस रोगाणु को क्या कर देती है, वो नष्ट कर देती है। तो लिखिए इसमें, यहाँ लिखो भौतिक अवरोधक के एग्जाम्पल लिखो, त्वचा। भौतिक अवरोधक कौन कौन से हैं, एक तो है त्वचा, नाक है, ये भी भौतिक अवरोधक है। जो श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम बात करेंगे कि नाक में रोग पाए जाते हैं, जो बाहर से जो भी सूक्ष्म जीव है, रोगाणु है, धूल कण वगैरह है, अन्य धुएं के कण वगैरह हैं, उनको हमारे फेफड़ों तक प्रवेश नहीं करने देते हैं। तथा अन्य अंगों में पाए जाने वाले नाक, त्वचा, नाक तथा अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षमार्ग, अन्य अंगों में पाए जाने वाले पक्षमार्ग हैं, कसाब हैं, पक्षमार्ग, कशाभ तथा श्लेष्मा उपकला। पक्षमार्ग, कशाभ तथा श्लेष्मा उपकला, ये सारे क्या है, भौतिक अवरोधक है। हमारे शरीर में जो पाए जाने वाले जो जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है या स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि है, या इसको हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं। तो इसे जन्मजात, स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि के कारक की ये प्रतिरक्षा है वो हमारे शरीर के द्वारा कितने प्रकार से की जाती है। जन्मजात जो प्रतिरक्षा है उसके प्रकार है, उसके कारक हैं कि कितने प्रकार से रोगाणुओं से रक्षा कर सकते हैं। तो भौतिक अवरोधों के माध्यम से भी हमारा शरीर है वो बाहरी रोगाणुओं से हमारी रक्षा कर सकता है, रासायनिक अवरोधों के माध्यम से भी कर सकता है, और कोशिका अवरोधक के माध्यम से भी कर सकता है। कोई रासायनिक अवरोधक में लिखो, रासायनिक अवरोधक में लिखो, आमाशय तथा योनि में पाए जाने वाले अम्ल, आमाशय और योनि में पाए जाने वाले अम्ल, आमाशय तथा योनि में पाए जाने वाले अम्ल तथा त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ तथा त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ को लगाना है। लार, अश्रु, लार है, अश्रु, ये सब क्या है, ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की बाहरी रोगाणुओं से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो आमाशय है, और आमाशय और
प्रकार के बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किए जाते हैं जो बाहरी रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। कोशिका अवरोधक में लिखो भक्षकाणु कोशिका। कोशिका अवरोधक में लिखेंगे भक्षकाणु कोशिका। ऐसी कोशिकाएं हैं जो बाहरी रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। भक्षकाणु कोशिका हो गई, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल। मैक्रोफेज कोशिकाएं, मोनोसाइट हो गई, न्यूट्रोफिल हो गई। ये इनके एग्जाम्पल है कोशिकाओं में जो हमारे शरीर की बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करते हैं। एक सूजन कोशिकाएं, एक कौन सी कोशिकाएं होती हैं? सूजन कोशिकाएं होती हैं। एक प्राकृतिक मारक कोशिकाएं हैं। प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, जवर कोशिकाएं, जवर कोशिकाएं, ये इस प्रकार की कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर की बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करती हैं। तो अब देखो, ये जो है जन्मजात प्रतिरक्षा विधि, या इसको हम प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि, या इसको मतलब किसके नाम से जाना जाता है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के नाम से जाना जाता है। तो ये जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है वो 3 प्रकार की है। जन्मजात प्रतिरक्षा विधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। इसके कारक कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। पहला कारक तो क्या है? भौतिक अवरोधक, कि ऐसे भौतिक अवरोधक हमारे शरीर में जो बाहरी रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश करने से क्या करते हैं? रोकते हैं। एक रासायनिक अवरोधक है और एक कोशिका है। कौन सा है? कोशिका अवरोधक है। भौतिक अवरोधक में एग्जाम्पलों का ध्यान रखना है, त्वचा है, नाक है। इसके अलावा अन्य जो अंग है उनमें पाए जाने वाले रोग, पक्षमाप और कसाब, ये तो किसका काम करते हैं? भौतिक अवरोधक का काम करते हैं। इसके अलावा सलेस्मा उपकला कोशिकाएं पाई जाती है, ये भी किसका काम करते हैं? भौतिक अवरोधक का काम करते हैं। रासायनिक अवरोधक में एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि जन्मजात प्रतिरक्षा विधि के रासायनिक अवरोधक कौन कौन से हैं? तो रासायनिक अवरोधक में आमाशय और योनि में पाए जाने वाले अम्ल हैं। इसके अलावा लार है और क्या है? आंसू या अश्रु। कोशिका अवरोधक में आपको देखने हैं कि हमारे शरीर में ऐसी कोशिकाएं जो बाहरी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता रखती हैं। इन कोशिकाओं का नाम है भक्षकाणु कोशिका है, मैक्रोफेज कोशिका है, मोनोसाइट कोशिका है, न्यूट्रोफिल कोशिका है, सूजन कोशिका है, प्राकृतिक मारक कोशिका है और एक ज्वर कोशिकाएं हैं। ये इस प्रकार की कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में बाहरी जो रोगाणु प्रवेश करते हैं उन रोगाणुओं से लड़ने की क्या रखती है? क्षमता रखती है। तो अब आगे, ये तो आपकी जन्मजात जो प्रतिरक्षा है, इस जन्मजात प्रतिरक्षा की 3 कारक हो गए। कि कितने कारक हो गए? 3 कारक। नेक्स्ट डैश लगा के लिखे आप नीचे। जन्मजात की बात कर रहे हैं, इसमें आप डैश लगा के लिखे। जन्मजात प्रतिरक्षा जन्मजात प्रतिरक्षा विधि व्यक्ति में जन्म से ही उत्पन्न होती है। जन्मजात प्रतिरक्षा विधि व्यक्ति में जन्म से ही उत्पन्न होती है। व्यक्ति में जन्म से ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखें डैश लगा के। यह है प्रतिरक्षा विधि, यह है प्रतिरक्षा, ऐसे लिखो, यह है प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से, यह है प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से
रक्षा प्रदान नहीं करती। यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से रक्षा प्रदान नहीं करती, बल्कि सभी प्रतिजनों के विरुद्ध समान रूप से रक्षा करती है। समान रूप से रक्षा करती है। दो बातें हो गई इसमें कि जन्मजात जो प्रतिरक्षा है ये व्यक्ति में तो जन्म से उत्पन्न होती है। दूसरी बात आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है, इस जन्मजात प्रतिरक्षा विधि में ये जो जन्मजात प्रतिरक्षा है वो शरीर की कोई विशेष जो कोशिकाएं होती हैं, विशेष रोगाणु कोशिकाएं होती हैं, उन विशेष रोगाणु कोशिकाओं से रक्षा नहीं करती है। सभी प्रकार की जो रोगाणु कोशिकाएं होती हैं, उन सभी प्रकार की रोगाणु कोशिकाओं से समान रूप से लड़ने की क्या रखती है, ये क्षमता रखती है। तो ये आपकी जन्मजात प्रतिरक्षा है। इसके बाद में आप नेक्स्ट स्टडी डालें उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इसका अन्य नाम आपको मैंने बता दिया था, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इसको अनुकूली प्रतिरक्षा विधि भी कहते हैं, इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि भी कहा जाता है। तो आप यहाँ हेडिंग डाल लें उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। इसमें आप डैश लगा के लिखें उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के बारे में हम बात करेंगे। इसमें लिखो यह प्रतिरक्षा व्यक्ति में जन्म के बाद उत्पन्न होती है। जन्म के बाद उत्पन्न होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक प्रतिरक्षी बाहर से प्रवेश करने वाली कोशिका जिसको हम प्रतिजन कहेंगे, कोष्ठक में लिख लो एंटीजन या प्रतिजन। बाहर से प्रवेश करने वाली कोशिका, कोष्ठक में लिख लो इसको प्रतिजन। एक प्रतिरक्षी है, वो बाहर से एक विशेष प्रकार की, क्या लिखा है, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में बाहर से प्रवेश करने वाली एक विशिष्ट कोशिका, ऐसे बोले कोई, बाहर से प्रवेश करने वाली एक विशिष्ट कोशिका कोष्ठक में प्रतिजन लिख लेना। एक विशिष्ट कोशिका या प्रतिजन के प्रति प्रतिक्रिया करती है
के प्रति प्रतिक्रिया करती है, इसलिए इसे के प्रति प्रतिक्रिया करती है, इसलिए इसे विशिष्ट प्रतिक्रिया भी कहते हैं। इसलिए इसे विशिष्ट प्रतिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखे डैश लगाइए। ये प्रतिरक्षी विशेष प्रकार के बाह्य रोगाणुओं के साथ क्रिया करते हैं। विशेष प्रकार के बाह्य रोगाणुओं के साथ क्रिया करते हैं, जिससे कोशिका माधित प्रतिरक्षा CMI कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा CMI, और CMI का पूरा नाम लिख लो, यहीं डैश लगा के, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा सेल मीडिएटेड MEADIATED सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सक्रिय होती है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सक्रिय होती है। इसके बाद में लिखें आप नेक्स्ट डैश लगा के, उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। उपार्जित जो प्रतिरक्षा है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। इसमें नंबर 1 लिखें। पीछे भी हमने बात कर ली थी, उपार्जित प्रतिरक्षा दो प्रकार की थी, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। तो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की होती है। नंबर 1 लगा के लिखो, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा एक बार पुनः इसको देख लेंगे। देखो उपार्जित प्रतिरक्षा है क्या, पुनः देखेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा है क्या। एक इससे पहले हमने प्रतिरक्षा की दो विधियां पढ़ी हैं। प्रतिरक्षा की कितनी विधियां होती हैं? दो विधि। एक जन्मजात प्रतिरक्षा होती है हमारे शरीर की, और एक उपार्जित। उपार्जित का मतलब उसको अर्जित करना पड़ता है, शरीर को ग्रहण करना पड़ता है। तो जन्मजात प्रतिरक्षा विधि के अन्य नाम हमने पढ़ लिए थे। उसको आप जन्मजात भी कह सकते हो, उसको आप स्वाभाविक प्रतिरक्षा अपने आप ही उत्पन्न होती है, उसको आप प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कह सकते हो। और जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, इस उपार्जित प्रतिरक्षा को हम विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं और अनुकूली प्रतिरक्षा भी कहते हैं। बात क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जन्मजात प्रतिरक्षा है वो व्यक्ति में जन्म के समय उत्पन्न हो जाती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा है वो जन्म के बाद में क्या होती है, व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न होती है। पहला अंतर तो यह है। दूसरा अंतर यह है कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा है, इस जन्मजात प्रतिरक्षा विधि में बाहर से जितने भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, उन सारे रोगाणुओं को नष्ट करने की क्या रखती है, ये क्षमता रखती है। चाहे जैसा जो भी रोगाणु प्रवेश कर गया, उस रोगाणु को जन्मजात प्रतिरक्षा में नष्ट करने की क्या रखी जाती है, क्षमता रखी जाती है। लेकिन जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, इस उपार्जित प्रतिरक्षा में हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो बाहर से प्रवेश करने वाले विशेष प्रकार के रोगाणु को ही क्या करती है, नष्ट करती है। अन्य रोगाणुओं को क्या नहीं करती है, ये नष्ट नहीं करती है। इसलिए इसको मतलब क्या कहा जाता है, उपार्जित प्रतिरक्षा
कहा जाता है, या इसको उपार्जित के साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, विशिष्ट भी कह सकते हैं, अनुकूली भी कह सकते हैं। एक ये कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा, इसमें उपार्जित प्रतिरक्षा में ही सक्रिय होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा है इसमें ही मतलब सक्रिय होती है। इसमें कारण क्या है कि देखो, जैसे हमारा ये शरीर है और इस शरीर के अंदर हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, अभी हमने पढ़ा था कि हमारे शरीर में बाहर से जो रोगाणु होते हैं, इन रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता रखने वाले जो तंत्र है, जैसे लसिका है, लसिका पर्व है, यकृत है, रक्त है, थाइमस है, ये आए थे ना, वो तंत्र लसिका तंत्र कहलाते हैं। कोशिका माध्यम में क्या होता है कि ये जो तंत्र है, ये तंत्र जैसे ये रोगाणु ये हमारा शरीर है, और जैसे ये रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करते ही ये तंत्र क्या करता है, इस रोगाणु की पहले पहचान करता है कि इसको मारने के लिए हमें किस प्रकार की कोशिकाएं उत्पन्न करनी है, इस रोगाणु को मारने के लिए किस प्रकार के हथियार चाहिए, किस प्रकार की कोशिकाएं चाहिए। उन रोगाणुओं की पहचान करके ये जो तंत्रिका तंत्र है, ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को, पहले कोशिकाओं का क्या करेगा, ये निर्माण करेगा। इन रोगाणुओं को मारने के लिए ये क्या करेगा, पहले कोशिकाओं का निर्माण करेगा, फिर ये कोशिकाएं आकर के इन रोगाणुओं को क्या करेंगी, नष्ट करेंगी। तो इन रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए देखो बीच में किसकी आवश्यकता पड़ गई, कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ गई। इसलिए उपार्जित जो प्रतिरक्षा विधि है, इस उपार्जित प्रतिरक्षा विधि में क्या सक्रिय हो जाती है, बीच में कोशिका उत्पन्न करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा, यानी कोशिका के माध्यम से क्या की जाती है, प्रतिरक्षा की जाती है। शो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं को पहचान करके उसकी प्रकृति के अनुसार, उस रोगाणु के स्वभाव के अनुसार क्या करता है, कोशिकाओं का निर्माण करता है, और फिर वो कोशिकाएं जाकर के उन रोगाणुओं को क्या करती हैं, नष्ट करती हैं। इसलिए इसको कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा, या इसका शॉर्ट नेम है CMI, पूरा नाम है इसका CMI का कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा। अंग्रेजी में इसको सेल कहेंगे, माध्यम को मीडिएटेड कहेंगे, प्रतिरक्षा को इम्यूनिटी कहेंगे। प्रतिरक्षा को क्या कहोगे, इम्यूनिटी। और अब हम बात करेंगे कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, ये उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। लिख लिया है, उपार्जित प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, नंबर 1 पे लिखें सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा में लिखें ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर बाह्य रोगाणुओं के विरुद्ध, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर बाह्य रोगाणुओं के विरुद्ध बाह्य रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षों का निर्माण करती है। बाह्य रोगाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षों का निर्माण करती है। इसे सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। इसे सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरी लिखो निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा
निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा में देखो डैश लगा लीजिए। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में किसी बाह्य रोगाणु के प्रति, इस प्रकार की प्रतिरक्षा में किसी बाह्य रोगाणु के प्रति बाहर से, किसी बाह्य रोगाणु के प्रति बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी, प्रवेश करवाए जाते हैं। बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रवेश करवाए जाते हैं। इसे निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। इसे निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, शरीर में प्रतिजनों से लड़ने के लिए, शरीर में प्रतिजनों से लड़ने के लिए बाहर से प्रतिरक्षियों को प्रवेश करवाने की विधि, बाहर से प्रतिरक्षियों को प्रवेश करवाने की विधि, इन्वर्टेड कोमा में लिख लेना, टीका लगाना कहलाती है। बाहर से प्रतिरक्षियों को प्रवेश कराने की विधि टीका लगाना कहलाती है। जैसे डिप्थीरिया का टीका, टिटेनस का टीका आदि। डिप्थीरिया का टीका है, टिटेनस का टीका है आदि। अब देखो, ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या की जाती है, अर्जित की जाती है बाहर से। और ये उपार्जित प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। देखो 2 प्रकार की में ये जैसे हमारा शरीर है, और एक होते हैं प्रतिजन। प्रतिजन का मतलब, प्रति का मतलब दूसरा, विपरीत है ना। जन का मतलब है यहाँ शरीर की से संबंधित हम देखेंगे तो जन का मतलब व्यक्ति, प्रतिजन का मतलब दूसरा व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति है, हमारे में मिलता जुलता नहीं है, दूसरा है। तो बाहर से जो रोगाणु, ये शरीर है, और इस शरीर के अंदर बाहर से जो रोगाणु कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो या वो अन्य किसी प्रकार के कर्मी हो, जीवाणु हो, ये जो बाहर से सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, इनको ही क्या कहा जाता है? प्रतिजन कहा जाता है। क्योंकि दूसरे हैं, शरीर के नहीं है, शरीर में बाहर से आ रहे हैं, शरीर में बाहर से आ रहे हैं। शरीर के अंदर की कोशिकाएं तो ये हैं, अंदर ये तो अपने ही है खुद की, इसके शरीर की। लेकिन ये जो रोगाणु है, ये बाहर से वातावरण से हमारे शरीर में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? प्रतिजन कहा जाता है। अब देखो, सक्रिय उपार्जित में तो क्या होता है कि जैसे ये रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश किया, और प्रवेश करते ही हमारे शरीर के अंदर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारे शरीर के अंदर क्या है? प्रतिरक्षा तंत्र है, जो भी हमने पढ़ा था। जैसे ही रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, तो प्रवेश करते ही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इस रोगाणु को पहचानेगा कि भाई किस प्रकार का रोगाणु है, खांसी का है, जुकाम का है, अन्य कोई रोग का है, बुखार का है, कैसा है। तो जिस प्रकार का रोगाणु है, उस प्रकार के रोगाणु को नष्ट करने के लिए ये स्वयं कोशिका उत्पन्न करेगा।
कि ये कोशिका इस रोगाणु को क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है, हथियार बनाएगा खुद ही, और वो कोशिका इसको जाकर के क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। बाहर से हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बाहर से हमें क्या नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सक्रिय प्रतिरक्षा में, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा में बाहर से रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते हमारे शरीर के अंदर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो स्वयं ही उस रोगाणु को पहचानेगा और पहचान करके उसके प्रति प्रतिरक्षी उत्पन्न करेगा, और वो प्रतिरक्षी क्या कर देंगी, इसको नष्ट कर देंगी। ये तो सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा हो गई। निष्क्रिय में क्या होता है, देखो निष्क्रिय के अंदर जो हमारा शरीर है, इसके अंदर हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय नहीं होता है। इसके अंदर क्या करेगा, ये रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। इस रोगाणु को नष्ट करने के लिए किसी प्रकार की कोई प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं किया जाता है। तो क्या किया जाता है, फिर इस रोगाणु की पहचान करने के बाद में, जब इस रोगाणु की पहचान हो जाती है कि हमारे शरीर में इस प्रकार का रोगाणु प्रवेश कर चुका है और हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र उसको मारने में क्या नहीं है, सक्षम नहीं है, वो नहीं मार पा रहा है, तो बाहर से क्या किया जाता है, बाहर से अन्य इस रोगाणु को नष्ट करने के लिए हमारे शरीर में आ गया है। हमारे स्वयं के शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है वो काम नहीं कर रहा है, इसको नष्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए सक्रिय तो हुआ नहीं। सक्रिय नहीं हुआ तो क्या किया, इस रोगाणु को फिर नष्ट करने के लिए हम बाहर से क्या करवाते हैं, अन्य प्रतिरक्षी हैं वो इंजेक्ट करवाते हैं। इस रोगाणु को नष्ट करने के लिए बाहर से इस प्रकार के मतलब क्या करवाए जाते हैं, प्रतिरक्षी, जिसको हम इंजेक्शन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। तो बाहर से इंजेक्शन देना है ना, इंजेक्शन हम बोलते हैं, टीका लगाना जिसको कहते हैं। तो इस रोगाणु को नष्ट करने के लिए बाहर से क्या करवाया जाता है, अन्य प्रतिरक्षी हमारे शरीर में इंजेक्ट करवाए जाते हैं, प्रवेश करवाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, क्योंकि हमारे शरीर का स्वयं का तंत्रिक प्रतिरक्षा तंत्र है वो तो सक्रिय हुआ नहीं, और हमने बाहर से क्या करवाए हैं, इस रोगाणु को नष्ट करने के लिए बाहर से हमने प्रतिरक्षी हैं वो इंजेक्ट करवाए हैं, बाहर से प्रतिरक्षियों को प्रवेश करवाया है शरीर के अंदर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। और इसी को इंजेक्शन लगाना कहते हैं, टीका लगाना किसे कहा जाता है, कि हमारे शरीर में विशिष्ट प्रकार के जो रोगाणु हैं या विशिष्ट प्रकार के जो प्रतिजन हैं, प्रतिजन किसे कहोगे, हमारे शरीर में बाहर से जो रोगाणु प्रवेश करते हैं, बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाएगा, प्रतिजन, एंटीबॉडी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, प्रतिजन का एंटीबॉडी, अंग्रेजी में क्या कहोगे, प्रतिजन को एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन, एंटीजन जिसको कहा जाता है, एंटीबॉडी प्रतिरक्षी को कहते हैं, कि उनको नष्ट करने के बाद में जो नया तो एंटीजन होता है। तो ये जो प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन किसको कहेंगे, हमारे शरीर में जो बाहर से रोगाणु प्रवेश करते हैं, उन बाहर से प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को ही क्या कहा जाता है, प्रतिजन कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है। टीका लगाना किसे कहेंगे, टीका लगाने का मतलब वही है कि हमारे शरीर में जो बाहर से कोई प्रतिजन प्रवेश कर रहा है, बाहर से क्या कर रहा है, प्रतिजन प्रवेश कर रहा है, तो इस प्रतिजन को नष्ट करने के लिए, इस रोगाणु ये प्रतिजन, इस प्रतिजन को नष्ट करने के लिए जो प्रतिरक्षी है वो बाहर से इस प्रतिजन को नष्ट करने के लिए शरीर में बाहर से इंजेक्शन दिया जाता है, वो प्रतिरक्षी को प्रवेश करवाना ही क्या कहलाता है, टीका लगाना कहलाता है। तो आज हमने इस पाठ के अंतर्गत एक तो प्रतिरक्षा की बात की है कि प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र की हमने बात की है। प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर के द्वारा रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रतिरक्षा। फिर एक हमने प्रतिरक्षा तंत्र की बात की है कि हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारे शरीर की कोशिकाएं मिलकर के जो तंत्र बनाती हैं, सिस्टम बनाती हैं, उसको मतलब क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र के उदाहरण आपको बता दिए, जैसे लसिका है, लसिका पर्व है,
यकृत है, रुधिर है, थाइमस है, ये सारे किसके एग्जाम्पल थे? प्रतिरक्षा तंत्र के उदाहरण थे। फिर हमने बात की है प्रतिरक्षा विधियों की कि हमारे मानव शरीर की प्रतिरक्षा है वो कितनी विधियों के द्वारा होती है? 2 विधियों के द्वारा, जिसमें एक जन्मजात प्रतिरक्षा विधि पढ़ी है, एक उपार्जित प्रतिरक्षा विधि पढ़ी है। जन्मजात प्रतिरक्षा विधि को आप स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि भी कह सकते हो और उसको आप प्राकृतिक प्रतिरक्षा विधि भी कह सकते हो। उपार्जित का नाम पढ़ लिया, उपार्जित भी कह सकते हो, उसको अनुकूली भी कह सकते हो और उसको क्या कह सकते हो? विशिष्ट भी कह सकते हो। फिर जन्मजात जो प्रतिरक्षा विधि है वो 3 प्रकार की होती है कि जन्मजात का मतलब हमारे मानव शरीर में या जीव के शरीर में जो जन्म से ही प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है उसको मतलब जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। और ये जो जन्मजात प्रतिरक्षा है, ये जन्मजात प्रतिरक्षा है वो 3 प्रकार की विधियों के द्वारा की जाती है हमारे शरीर में। ये तो भौतिक अवरोध के द्वारा, एक रासायनिक अवरोधक के द्वारा और एक कोशिकीय अवरोधक के द्वारा। किसके द्वारा? कोशिकीय अवरोधक के द्वारा, जिनके उदाहरण आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं। पर्सन क्या बनेगा इसमें? पर्सन आपका सीधा सा ये बनेगा कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले कोई 2 भौतिक प्रतिरक्षी अवरोधकों के नाम बताइए। प्रतिरक्षा, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करने वाले कोई 2 भौतिक अवरोधकों का नाम बताइए। जैसे कौन कौन से भौतिक अवरोधक हैं? जैसे अभी बताया, नाक है, त्वचा है, इसमें पाए जाने वाले जो पक्षमाभ हैं, कसाब हैं, ये किसका काम करते हैं? भौतिक अवरोधक का काम करते हैं। ऐसे ही पर्सन बन जाएगा कि जीव के शरीर में रासायनिक रासायनिक अवरोधक के रूप में कौन कौन से प्रतिरक्षी अवरोधक हैं, वो प्रतिरक्षी के लिए रासायनिक अवरोधक काम में लिए जाते हैं। तो रासायनिक अवरोधक में भी बात हो गई आंसू की। पसीना भी रासायनिक अवरोधक का काम करता है। श्लेष्मा जो कोशिकाएं होती हैं, उपकला कोशिकाएं, वो भी काम करती हैं। इसके अलावा मत्स्य और योनि में पाए जाने वाले अम्ल हैं, ये रासायनिक अवरोधक का। ऐसे ही कोशिकाओं में टी लिम्फोसाइट है, भक्षकाणु है, मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, ये कोशिकाएं हो गई। और इसके बाद में हमने उपार्जित प्रतिरक्षा विधि की बात कर ली कि उपार्जित प्रतिरक्षा विधि में क्या किया जाता है? जो प्रतिरक्षी हैं उनको रोगाणुओं को प्रवेश करने के बाद में उन प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, जन्म के समय नहीं होते हैं। रोगाणुओं के प्रवेश करने के बाद में ही क्या होते हैं? ये प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं। और एक विशेष प्रकार का जो प्रतिरक्षी है वो एक विशेष प्रकार के रोगाणु को ही क्या करता है? नष्ट करता है, इसलिए इसको विशिष्ट या अनुकूली भी कहते हैं। इसी के अंदर बात हो गई सक्रिय की, निष्क्रिय की, कि अगर हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र स्वयं ही क्या कर लेता है? प्रतिरक्षियों को उत्पन्न कर लेता है तो सक्रिय, और स्वयं ही प्रतिरक्षियों को उत्पन्न नहीं कर पाता है और बाहर से प्रतिरक्षी प्रवेश करवाए जाते हैं तो क्या होंगे? वो निष्क्रिय। तो इस प्रकार से हमने प्रतिरक्षा के बारे में अध्ययन कर लिया है, इनकी विधियों के बारे में, और बाकी इसको आप देख लेंगे आज जाकर, कल फिर इसको आगे लेंगे। इसमें थोड़ा सा आपका तीसरे पार्ट का होमवर्क आपको बता देते हैं। वो दो बुक्स दो आप देखो आगे। तो तीसरे पार्ट के थोड़े क्वेश्चन आंसर आप देखें। पहले थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? बेक्सन। सुनेंगे, जेनेटिक्स शब्द का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया है? बेक्सन के द्वारा। समझिए तो समझते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। बात की थी हमने जीन, किसकी? जीन की। इसको कहा था जीन कि जीव में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई, जीव के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या कहलाती है? जीन। परिभाषा आई थी कि हमारे जीव के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई, नियंत्रित करने वाली इकाई क्या कहते हैं उसको? जीन। ये तो परिभाषा आई थी। फिर आप ध्यान देंगे इस जीन के 2 शब्द थे। जो मेंडल था, उस मेंडल ने तो ये जो लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई है,
इस जीव के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को, जीव के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को कहते क्या है? जीव। सही। फिर क्या हुआ कि जीव के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है इसको मेंडल ने तो क्या कहा? कारक। ध्यान देंगे, यहाँ प्रश्न आपका बढ़ेगा। जीव के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली जो इकाई है उस इकाई को मेंडल ने क्या नाम दिया? कारक। मेंडल ने तो क्या नाम दिया? कारक नाम दिया। और इसको जीन नाम किसने दिया था? जोहानसन ने। जीन नाम किसने दिया था? जोहानसन ने। जीन नाम किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। तो आप यहां देख लेंगे कि जीव के शरीर में लक्षणों को जो नियंत्रित करने वाली इकाई है उसको क्या कहते हैं? जीन। एक प्रश्न तो ये बन गया, जीन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा आपकी ये होगी। दूसरा प्रश्न देखो, जीव के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को मेंडल ने क्या नाम दिया? कारक। मेंडल ने क्या नाम दिया? कारक। या आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जीव के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को कारक नाम किसने दिया? मेंडल ने। या आपको कहा जा सकता है कि जीव के शरीर में लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को जीन नाम किसने दिया? जोहानसन ने। या जोहानसन ने क्या नाम दिया? जीन। तो इस प्रकार से 4-5 प्रकार के प्रश्न है वो आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर देखें, 2 शब्द आए थे। एक आया था आनुवंशिकी, एक शब्द आया था आनुवंशिकी और एक शब्द आया था आनुवंशिकता। आनुवंशिकी, यह एक शब्द क्या आया था? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का ही दूसरा नाम क्या बताया था आपको? वंशागति। और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेरेडिटी। आनुवंशिकता का अंग्रेजी नाम क्या बताया था? हेरेडिटी। और आनुवंशिकी जो है इसका अंग्रेजी नाम क्या बताया था? जेनेटिक्स। आनुवंशिकी का अंग्रेजी नाम क्या बताया था? जेनेटिक्स। आनुवंशिकता का अंग्रेजी नाम क्या बताया था? हेरेडिटी। परिभाषा दोनों की अलग अलग बताई थी। आनुवंशिकी का मतलब तो क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, जीव की वंशागति के नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसको आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकता की परिभाषा बताई थी कि जनकों से लक्षणों का किसके अंदर है? संतान में। जनकों से लक्षणों की संतान में वंशागति का जो अध्ययन है कि जनकों के जो लक्षण है वो संतान में किस प्रकार से जाते हैं, एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से जाते हैं, इसको, इसके अध्ययन को मतलब क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता कहा जाता है। यह आनुवंशिकता की परिभाषा थी। और ये क्या है? विज्ञान की शाखा है। ये क्या है? विज्ञान की शाखा है। इसको अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहेंगे, आनुवंशिकी को। और आनुवंशिकता या वंशागति, दूसरा नाम क्या है इसका? वंशागति। इसको क्या कहेंगे? हेरेडिटी। अब आपका प्रश्न बढ़ेगा, जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया? बेटसन ने। जेनेटिक्स शब्द तो किसने दिया था? बेटसन ने। और हेरेडिटी जो शब्द है वो किसने दिया था? स्पेंसर ने। हेरेडिटी शब्द किसने दिया था? स्पेंसर ने। 4-5 प्रकार के प्रश्न बढ़ गए। पहला प्रश्न आपको इसकी परिभाषा आनुवंशिकी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, आनुवंशिकी अलग चीज है, आनुवंशिकता की परिभाषा अलग आएगी और आनुवंशिकी की परिभाषा अलग आएगी। पहला प्रश्न आनुवंशिकी किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न आनुवंशिकता किसे कहते हैं? या आनुवंशिकता के स्थान पर वंशागति पूछा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किसने किया? बेटसन ने।
चौथा पर्सन क्या है, हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया, स्पेंसर। समझ गए। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें, सजीवों में जनक से संतति में आनुवांशिक लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। ये परिभाषा आपको लिखा दी थी कि जनकों से जो आनुवांशिक लक्षणों के संतान में प्रवेश करने को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता कहा जाता है। और आनुवंशिकता और जो विभिन्नताओं का जो अध्ययन है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता या वंशागति के नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसको आनुवंशिकी कहते हैं। इसके बाद में जो आनुवंशिकी का जनक आया था, कौन, आनुवंशिकी का जनक कौन था, ग्रेगर जोहान मेंडल। ये पूरा नाम है। कई बार छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मेंडल का पूरा नाम बताओ, मेंडल का क्या बताओ, पूरा नाम बताओ। तब आपको क्या बताना है, ग्रेगर जोहान मेंडल। किसका जनक है, आनुवंशिकी का, क्योंकि आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, मेंडल के द्वारा। समझ गए। इसके बाद में है कि मेंडल ने उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर संकरण प्रयोग किए और इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम बताए, जिसको मेंडलवाद, आनुवंशिकी का जनक हो गया मेंडल। मेंडल ने प्रयोग किसके ऊपर किए, मटर के पादप पर। किसके पादप पर किए, मटर के पादप पर। मटर के पादप का वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम। मटर के पादप का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम क्या था, पाइसम सेटाइवम था। इसके ऊपर प्रयोग किए। इसके बाद में एक बात और आती है कि मेंडल के द्वारा जो वंशागति के नियमों का अध्ययन किया गया, इसका अध्ययन किया गया, वंशागति के जो नियम दिए गए हैं, मेंडल के द्वारा जो वंशागति के नियम दिए गए हैं, उनको मतलब क्या कहा जाता है, मेंडलवाद। दिखा दी थी ना ये परिभाषा, या इनको मेंडेलिज्म भी कहते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है कि मेंडलवाद या मेंडेलिज्म किसे कहते हैं। तो मेंडल के द्वारा आनुवंशिकता के संदर्भ में किए गए अध्ययन को ही, या आनुवंशिकता के संदर्भ में दिए गए नियमों को ही क्या कहा जाता है, मेंडलवाद या मेंडेलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट, कितनी बातें हो गई, 5-7 प्रकार की बातें हो गई हैं। मैं आनुवंशिकी का जनक क्या है, आनुवंशिकी का जो प्रयोग है मेंडल के द्वारा कौन से पादप पर किया गया है, मेंडलवाद या मेंडेलिज्म किसे कहते हैं। इसके बाद में देखो, मेंडल ने ये ह्यूगो डीवरीज, एक कार्ल कोरेंस और एक वॉन शेरमैन, ये मेंडल के पृथक्करण के नियम की पुनर्खोज की। ये ध्यान रखना, मेंडल ने, इन तीनों ने मेंडल के कौन से नियम की खोज की है, पृथक्करण की। 3 है मेंडल के नियमों के, मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ता, मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ता जो हैं वो कितने हैं, मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ता, मेंडल के मरने के बाद में सन 1900 में इन नियमों की जब पुनः खोज की गई, वो 3 थे। कौन कौन थे, एक तो ह्यूगो डीवरीज था, ह्यूगो डीवरीज था। एक कौन था, एरिक वॉन शेरमार्क था। अरे कौन था, ह्यूगो डीवरीज था, एरिक वॉन शेरमार्क है, शेरमेक था। अरे कौन सा था, कार्ल कोरेंस। इनके नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ये वैज्ञानिक कौन कौन से देशों के थे, ये वैज्ञानिक तो कौन से देश का था, हॉलैंड का। ह्यूगो डीवरीज तो कौन से देश का था, हॉलैंड का था। एरिक वॉन शेरमार्क ऑस्ट्रिया का, कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का था। ये ध्यान रखेंगे इन देशों के नाम की। तीनों वैज्ञानिक 3 देशों के थे। और ये कहाँ का था,
कार्ल लॉरेंस कौन से देश के थे? जर्मनी के। इन तीनों को ही मतलब क्या कहा जाता है? मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ता। मेंडल के नियमों के क्या कहा जाता है? पुनर्खोजकर्ता। पहला पर्सन, मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ताओं के नाम बताइए। तीनों नाम लिख रहे हैं, हुगो डीवरीच, एरिक वॉन शेरमार्क और कार्ल लॉरेंस। दूसरा पर्सन आपको अलग अलग पूछा जा सकता है, हुगो डीवरीच कौन से देश से संबंधित थे? हॉलैंड से। एरिक वॉन शेरमार्क कौन से देश से संबंधित थे? ऑस्ट्रिया से। और कार्ल लॉरेंस कौन से देश से संबंधित थे? जर्मनी। तीसरा पर्सन आपका ये बढ़ेगा कि इन तीनों ने मेंडल के कौन से नियम की खोज की? पृथक्करण के नियम की। कौन से नियम की खोज की है? पृथक्करण के नियम की। लाइन मैंने आपको वहां नहीं लिखाई थी, लिख लेंगे। जहां मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ता मैंने तीनों वैज्ञानिक लिखाए थे ना, वहां ये लिख लेंगे कि इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के पृथक्करण के नियम की खोज की थी। तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के मेंडल के कौन से नियम की खोज की थी? पृथक्करण के नियम की खोज की थी। ये पर्सन यहां से आपके बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें, आगे वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आ रहा है कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि मेंडल की सफलता के कारण, मेंडल की सफलता के कारण क्या थे कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल कैसे हुआ। तो मेंडल की सफलता के कारणों में हमने सबसे पहले देखा था कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण को लेकर के प्रयोग किया। एक सफलता का कारण तो यह था। दूसरी सफलता का कारण ऐसा था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए इस प्रकार के पादप का चयन किया जिसके लक्षण है वो बिना किसी यंत्र की सहायता से क्या हो सकते हैं? दिखाई दे सकते हैं। दूसरी सफलता का कारण उनका ये भी था। तीसरी सफलता का कारण ये निकला कि मेंडल ने जितने भी आनुवंशिकता के संदर्भ में अपने प्रयोग किए उन सारे प्रयोगों का गणितीय अभिलेख रखा, उनका लेखा जोखा रखा, उनका रिकॉर्ड रखा, सांख्यिकीय रिकॉर्ड रखा, गणितीय अभिलेख रखा। तो ये सारे मेंडल की सफलता के कारण थे। एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी जब समान होते हैं उसे समयुग्मजी, और जब असमान होते हैं तब उसको विषमयुग्मजी। दो बात आए थे, युग्म विकल्पी, एक शब्द आया था हमारा, कौन सा? युग्म विकल्पी शब्द आया था। युग्म विकल्पी किसे कहते हैं? युग्म विकल्पी की परिभाषा दी थी कि जीव के लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो विपर्यासी इकाई है, नियंत्रित करने वाली इकाई के जो विपर्यासी, एक जीव के लक्षण को नियंत्रित करने वाली विपर्यासी इकाइयों को ही क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है। यानी एक ही लक्षण को नियंत्रित करने के लिए कितने युग्म विकल्पी होते हैं? दो। एक लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जीन कितने होते हैं? दो। या कारक कितने होते हैं? दो। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारकों के जो विपर्यासी इकाई होती है उन विपर्यासी इकाइयों को ही क्या कहा जाता है? युग्म विकल्पी कहा जाता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि जो लंबा तना है, पादप का तना क्या है? लंबा। इस लंबे पन के लिए एक तो हमने कैपिटल डी लिया था, एक कौन सा लिया था? स्मॉल टी लिया था। तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर पादप लंबा है तो उसके लिए दोनों जीन हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हो सकता है, ये भी लंबा होगा, और यह क्या हो सकता है? कैपिटल टी और कैपिटल टी हो सकता है। अगर ये होगा तो शुद्ध लंबा होगा, और ये होगा तो क्या होगा? अशुद्ध लंबा होगा। और इसके बाद में अगर स्मॉल टी है, क्या है? स्मॉल टी है, तो ये पादप कैसा होगा? बोना। ये पादप कैसा होगा? बोना, शुद्ध बोन। कैसा बोना होगा? शुद्ध बोन। तो एक ही लक्षण को नियंत्रित करने के लिए, कितने युग्म विकल्पी होते हैं? दो। अगर ये दोनों युग्म विकल्पी क्या हैं? समान,
समान है तो इनको क्या कहोगे? समयुग्मजी। समान है तो क्या कहोगे? समयुग्मजी। और अगर दोनों ये युग्म विकल्पी क्या हैं? अलग अलग, असमान, तो इनको क्या कहोगे? विषम युग्मजी। तो इनको क्या कहोगे? विषम युग्मजी। तो ये 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बाकी कल करवाएंगे आपको। तो आज की ऑनलाइन कक्षाओं में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।